हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। सो हम पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। और हाँ, हमने स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में जाना था। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आपने जो टॉपिक था यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एनॉमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? रिलेटिव एनर्जी एंड रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एनॉमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होती है? इसका मतलब ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल हैव डिफरेंट एनर्जी। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके पास क्या होती है? डिफरेंट एनर्जी होती है। अब यदि मैं एस सब शेल की बात करूं या पी सब शेल की बात करूं, है ना। जैसे कि ये मेरा एस हो गया, ये मेरा पी हो गया। और अगर मैं ऐसी अगर डी सब शेल की बात करूं, यदि मैं अगर एस सब शेल की बात करूं, है ना, या पी सब शेल की बात करूं, डी सब शेल की बात करूं, जैसे एस एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल की बात करूं, तो ना, तो इन सब की एनर्जी अलग अलग होती है। मैंने अगर कोई अगर यहाँ एनर्जी की अगर जो स्टैंड में यदि अगर मैं हम देखें, यदि अ, जब हम लोग अब्दू प्रिंसिपल हम लोग जब पढ़ रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है वो, या जैसे अब्दू प्रिंसिपल देख रहे थे, तो यहाँ पर जब हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जब यहाँ पर एनर्जी की जब बात हो रही थी, तो जो वन एस था वो क्या था? सबसे छोटा था, इसलिए वो सबसे पहले आया। फिर टू एस उसके बाद आया, फिर टू पी उसके बाद आया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके एनर्जी के लेवल बढ़ते गए। जैसे कि वन एस की सबसे कम एनर्जी रहेगी, है ना। हम्म, हाँ। जैसे कि जैसे कि वन एस की एनर्जी कम रहेगी, तो वन एस सबसे छोटा रहेगा। फिर उसके बाद फिर टू टू एस आएगा, क्योंकि टू एस उससे बड़ा है, टू पी। तो ऐसे से करके जो एनर्जी लेवल थे वो बढ़ते रहे, है ना। तो जो मेन एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स किस पे करता है? तो जो मेन एनर्जी है, क्या, जो यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल मेनली किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, माने एन पे और एल पे, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग इसको अगर डेडिकेट करना है, या इसका जो फॉर्मूला एन प्लस एल रूल के नाम से भी जानते हैं, या तो आप रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जाम में आ सकते हैं, या एन प्लस एल रूल, ठीक है ना। एग्जाम में ये दो दो नाम से भी आ सकता है, या तो रिलेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एन प्लस एल रूल के नाम से भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा था एनर्जी, द एनर्जी ऑर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय द एन प्लस एल रूल, ठीक है ना। तो जो ऑर्डर जब यहाँ पर डिसाइड होगा, यहाँ पर एन प्लस एल रूल से होगा, ठीक है ना। जहाँ पर एन हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? कैसे एन प्लस एल रूल जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको कैसे निकालूंगा? तो देख, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार द ऑर्बिटल विथ हैव स्मॉलर एन प्लस एल,
द वैल्यू ऑफ लोअर एनर्जी, मैंने जिस इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्बिटल के पास, जब हम लोग उसका n प्लस एल रूल निकालेंगे, जो भी ऑर्बिटल में जब हम लोग n प्लस एल रूल को जब हम लोग निकालेंगे, और यदि उसकी n प्लस एल रूल में क्या लोअर एनर्जी होगी, n प्लस एल रूल में जब उसकी लोअर एनर्जी होगी, तो मैंने n प्लस एल रूल जब स्मॉल रहेगा, तो जब वो स्मॉल रहेगा n प्लस एल, तो इक्वल हो कितना होगी इसकी एनर्जी, एनर्जी क्या होगी, लो होगी। जितना ज्यादा एन, जितना स्मॉलर एन प्लस एल, मैंने अजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस अजीमुथल क्वांटम नंबर, जितना ज्यादा कम होगा उतने ज्यादा उसकी लोअर एनर्जी होगी, है ना। व्हेन टू ऑर्बिटल हैव सेम एन प्लस एल, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो ऑर्बिटल के पास सेम एन प्लस एल हो रहा है वैल्यू, है ना, एन प्लस एल की वैल्यू क्या है, स्मॉल आ रही है, तो ऑर्बिटल, देन द ऑर्बिटल विथ स्मॉलर एन, तो अब हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, जिस ऑर्बिटल के पास सबसे छोटा एन की वैल्यू रहेगी, तो इट हैज लोअर एनर्जी, ठीक है ना। तो किसकी, यहाँ पर दोनों पॉइंट से एक बात ये होती है कि किसकी सबसे ज्यादा छोटी एनर्जी होगी यहाँ पर, है ना। तो जब सिमिलर करते हैं, जब यहाँ पर स्मॉलर एन प्लस एल की वैल्यू अगर यहाँ क्या होती है, जब यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, तो जो उसकी एनर्जी क्या होती है, वैल्यू स्मॉल, तो एनर्जी क्या होती है, लो होती है। यदि अब अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई, क्या हुई, सेम हुई, तो जो सबसे स्मॉलर n होगा, जो सबसे स्मॉलर क्या होगा, n होगा, उसकी हम लोग लोअर एनर्जी कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा है, सिंस 4s and 4p बोथ हैव n प्लस एल इक्वल्स टू 4, जैसे कि यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 4s, तो जैसे यहाँ पर 4s दिया है, तो हमारा जैसे जैसे 4s दिया, तो 4 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, है ना। अब यहाँ पर l है, तो l अजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमने मेरे पिछले क्लास में सिखाया था। जैसे कि ये l की वैल्यू है, तो इसकी हम लोग निकालते हैं कैसे, आप इसको याद रखेगा, एस पी, इसको आप याद रखिएगा, एस पी डी एफ। इसको आप अगर एग्जाम में अगर जाते हैं, कोई आपको एन प्लस एल रूल निकालने को बोलता है, या वन वर्ड में अगर ऐसे कोई पूछता है, तो पहले एस पी डी एफ आप लिख दीजिएगा, 0 1 2 3, ऐसे आप इसको लिख दिएगा। मैं बी बना दिया डी को, हाँ, एस बी डी एफ ऐसे लिख दिएगा, और 0 1 2 3 ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। तो ये क्या है, हमारा सबशेल, और ये है हमारा एल, मैंने अजीमुथल क्वांटम नंबर ये है। ये हमारी एल की वैल्यू है। अब हमें यहाँ देखना है, पहले तो हमारे पास एन दिया हुआ है, एन हमारा क्या है, 4 है ना। एन हमारा क्या है, 4 है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है, 4s, 4s, अब हमारे एस की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 0 आई, तो कितना हुआ, 4, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 4s और 3p, क्या, 4s और 3p की वैल्यू क्या है, सेम है, क्या, 4s और 3p की क्या वैल्यू सेम है। अब 3p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, 3, ठीक है ना, तो मैं 3 लिख दूंगा, और प्लस मेरा p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, p की वैल्यू क्या हो रही है, 1, तो ये तब भी हमारा जो इसकी जो रिलेटिव वैल्यू है, या जो n प्लस एल रूल जो हो रहा है यहाँ, तब भी हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब अगर हम लोगों की सबसे स्मॉलेस्ट अगर वैल्यू किसी की अगर निकालनी हो, तो हम लोग सबसे ये देखेंगे कि किसकी जो n की वैल्यू है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर दोनों की रिलेटिव वैल्यू अगर सिमिलर आ गई, तो हमें कोई इसमें छोटा नहीं मिला। अब यदि मैं अगर इसमें अगर ऐसे बोलूं,
1s, है ना, 1s। और मैं 2p की वैल्यू, मेरे को इसमें अगर मेरे को ये पता करना है कि इन दोनों में से, किसमें, 1s और 2p में से इन दोनों की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, 1s और 2p में से सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा। तो अब यदि अगर मुझे ये निकालना है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट राइट, हाँ, अब यदि अगर मुझे ये, अब यदि अगर मुझे क्या, 1s और 1s और 2p, क्या कहा मैंने, 1s और 2p में से मुझे किसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, माने किसकी सबसे लोअर एनर्जी होगी, क्या, लोअर एनर्जी, किसकी सबसे ज्यादा लोअर एनर्जी होगी, मुझे ये फाइंड करना है 1s और 2p में से। तो मैं क्या करूंगा, n प्लस एल का रूट फॉर्मूला पुट करूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो n है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 1, मेरा जो n है वो क्या है 1 है। तो यहाँ मेरा 1 क्या है, यहाँ पर n है, और मेरा s से ही मैं l निकालूंगा। तो मेरा s की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही थी, यहाँ पर 0, s की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या आ रही है 0। तो n प्लस एल रूल को फॉर्मूला करूंगा तो मैं क्या आएगा यहाँ पर मेरा 1। ठीक है, क्लियर। और वैसे अगर 2p, अब मुझे यहाँ पर 2 की p की वैल्यू निकालनी है उसके बाद, तो 2, यहाँ मेरा 2 क्या बन गया, n बन गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गया। और p की वैल्यू यहाँ पर से मैं क्या निकाला था, p की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, मेरे पास 1 थी, 1। तो अब यहाँ पर जो मेरा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 3। क्लियर। तो सबसे कम वैल्यू मेरे पर किसके पास आ रही है, सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है, 2p के पास। सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है, 2p के पास है। और सबसे कम वैल्यू किसके पास है, 1s के पास। इससे हमको क्लियर हो गया कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 2p की होगी, और सबसे कम कम किसकी होगी, 1s की। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है ना, सपोज करिए कि एक कंडीशन ये बनती, जैसे कि यही कंडीशन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि 4s और 3p, क्या, 4s 4s और 3p, इसमें से सबसे लोअर वैल्यू किसकी होगी, लोअर एनर्जी किसकी होगी, ये हमको निकालना है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हायर एनर्जी किसकी होगी। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो लोअर एनर्जी पूछेगा कि लोअर, इन दोनों में से किसकी लोअर एनर्जी कम है, किसकी लोअर एनर्जी, किसके पास लोअर एनर्जी, या इन दोनों में से किसके पास हाई एनर्जी है। तो नॉर्मली हमको वही जो हम लोग काम कर रहे थे वही करेंगे। 4 प्लस एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो क्या हो गया यहाँ पर 4। और हम 3 की भी एनर्जी की हम लोग रिलेटिव एनर्जी फाइंड करेंगे। 3 प्लस पी की वैल्यू क्या थी अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमारे पास 1, तो फिर ये भी 4 आ रहा है। ठीक है ना। तो इन दोनों की जो वैल्यू तो क्या है कि सेम आ गई, सेम आ गई ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जिसकी वैल्यू कम आ रही थी उसको हम लोग लोअर एनर्जी बोल दे रहे थे, जिसकी वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा, अगर देखो यहाँ 1 के पास हमारी क्या आ गई, मैंने जो 1s थी उसके पास हमारी क्या लोअर, 1 वैल्यू 1 आ गई, तो हम लोग इसको लोअर कंसीडर कर रहे थे, लोअर एनर्जी कंसीडर कर रहे थे किसको, 1s को। लेकिन अब और हम लोग हायर एनर्जी किसको कंसीडर कर रहे थे, 2p को। क्यों, क्योंकि 2p के पास क्या है, हाँ 2p के पास जो रिलेटिव एनर्जी है वो क्या है 3 है, तो ये हमारी क्या थी हायर एनर्जी। लेकिन हम लोग अब यहाँ पर अगर सेम, अगर दोनों के सिमिलर हो जाते हैं, यदि दोनों के पास जो रिलेटिव एनर्जी क्या आ गई 4 हो गई, तो ये दोनों क्या सेम हो गए हैं।
सेम हुए ना। तो यदि अगर ये दोनों सेम हो जाते तो अब हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे किसकी लो एनर्जी होगी। अब यदि इसके हमको फाइंड करनी है तो हमको सब क्या देखना है, वैल्यू ऑफ एन। जिसकी वैल्यू ऑफ एन जितने ज़्यादा कम रहेगा, वैल्यू ऑफ एन जितना ज़्यादा कम रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी जो एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो अब इसकी अगर वैल्यू अगर किसकी किसकी कम वैल्यू है, तो तो यहाँ पर क्या है, 3p, 3 के जो n की वैल्यू है यहाँ पर p के पास वो कम है, तो ये क्या होगी, लो एनर्जी होगी। और वहीं पर 4s क्या होगा, हायर होगा, हाई एनर्जी होगा। ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे कम होगा 3p। क्लियर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब अगर हमने तो यहाँ पर पढ़ लिया रिलेटिव एनर्जी के बारे में, मैंने हमने ये दो टॉपिक है लेकिन सब इसको एक ही बोल के हम लोग करते हैं क्योंकि एनर्जी की बात होती है। यहाँ पर हमने इस टॉपिक को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने ये एक्सेप्शन होता है। मैंने आपको पिछली क्लास से पढ़ाया है तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जब मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जैसे क्रोमियम होता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। और सिमिलरली कॉपर के पास क्या होता है, 29। तो ये दो, और मैंने ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक 3D सीरीज के दो एलिमेंट है, ये दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि जब मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि इसकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s 3d4 4s2। इसका मतलब क्या होगा, जैसे डी सब शेल है ना, सपोज करिए। मैं उसको नया स्लाइड में बना दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में, क्योंकि यहाँ हौच पौच बहुत हो रहा है। आप हम्म। अब जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3d4 4s2, 3d4 3d4 4s2। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। किसका दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। ठीक है ना। लास्ट सब शेल में बात होती है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैं 3d4 4s2 क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आर्गन की होती है उसके सिमिलर होती है, इसलिए यहाँ पर 3d4 4s2 यहाँ पर लिखा गया है। तो इस बात पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 में पूरा ना लिख करके लास्ट के सब शेल पे ही बात होती है, यहाँ पर लास्ट के सब शेल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो मैं उसको इसको बना रहा हूँ, एक्सपेक्टेड यहाँ पर आ रहा है 3d4 4s2। अब यहाँ पर 3d4 4s2 को अगर बनाऊँ, तो ये अगर मैं जैसे कि ये डी सब शेल है, 2 3 4 2 3 4 5, ठीक है ना। ये डी 3d4 सब शेल हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, एस सब शेल, ठीक है ना। ये 4s सब शेल हो गया, 4s2 सब शेल हो गया। अब यहाँ पर 3d4 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको भरना चालू करूँ, एक ये हो गया, 2 3 4, और 4s2 को ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कम्प्लीटली हाफ, या तो ये कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए या ये हाफ फिल्ड होनी चाहिए। यदि अगर जो एम्प्टी स्पेस बचेगा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जिससे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी 3d5
4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको पिछली क्लास में आपको समझाया था, ये आगे यदि अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो मैंने पिछली क्लास जब मैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक का मैं जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने इसको समझाया था। यदि अगर आपको वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का आई बटन में लिंक दे दूंगा, अब वहां जाके आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ है। तो एनोमस जो एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन है जो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, जिसके मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दे दिए हैं और इसके पीछे का यहाँ पर रीज़न भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो अ, तो और आगे यहाँ पर यदि अगर स्टेबिलिटी को समझना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, तो उसका मैंने यहाँ रीज़न यहाँ पर ये रीज़न भी दे दिया है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्या रीज़न होता है। पहला सिमेट्री की वजह से होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, और जो मैक्सिमम वो एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को। 3 रीजन्स होते हैं मैंने 3 रीजन्स होते हैं जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड को सूटेबल होते हैं। पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो मैक्सिमम क्या होना चाहिए वहाँ पर एक्सचेंज होना चाहिए एनर्जी का। फिर उसके बाद क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है, माने जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अलग करते हैं वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ फील्ड ये मोर स्टेबल, माने क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मैंने अगर हम लोग देखें कंपेयर करें कि हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल को कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो कंप्लीटिव फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। मैंने हाफ फील्ड मोर स्टेबल रहता है, लेकिन जो कंप्लीटिव फील्ड होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को अचीव करता है। तो अगर किसी ने अगर आपसे पूछा कि हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है, तो सबसे ज़्यादा क्या स्टेबल होता है, कंप्लीटिव फील्ड स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा कंप्लीटिव फील्ड स्टेबल होता है। आप इसको नोट डाल के कहीं लिख लीजिएगा। तो आज के मैंने क्लास से क्या, आज की जो ये पूरे जो लेक्चर था, जो मैंने एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसकी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको इसको अगर कहीं पर लिखना है तो आप इसको कहीं पर एक छोटे से लिख लीजिए उस टॉपिक में कि एनर्जी, अगर हमको एनर्जी अगर निकालना है तो N+L रूल से निकाल सकते हैं। अगर आप 4s और 4s ऑर्बिटल फील्ड 4s ऑर्बिटल फील्ड्स बिफोर 3d ऑर्बिटल्स एनर्जी हैव लोअर इंटेंसिटी क्रोमियम एंड क्रोमियम हो गया, क्रोमियम एंड कॉपर है एनोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हाफ फील्ड फुली फील्ड सबसेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब इसको आप इसको ये चारों पॉइंट्स को कहीं पर नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप सो आज के लेक्चर में आपको अच्छे लगा होगा। तो आज के लेक्चर को देखने के लिए आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ, है ना। कल भी आप ज़रूर आइएगा मेरे चैनल पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो कि शेड्यूल थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी डेली लेक्चर्स और मिले, ताकि मैं आपको और आपसे और मैंने और टॉपिक को समझा सकूँ। अब आने वाले समय में जब मैं अब जो ये जो सेक्शन 2 था आपके सिलेबस का, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है चैप्टर का। अब मैं क्या करूं, अब मेरा थर्ड सेक्शन यहाँ पर से चालू होगा। थर्ड सेक्शन में भी हम लोग इसी टॉपिक को मैंने आगे इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें, ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट लेके आपके सामने आ सकूं। मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखता हूं कि आप में से बहुत लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे दिल थोड़ा सा दुखी होता है। फिर भी आप अगर आपको मेरे चैनल अगर यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी स्टडी कराने का तरीका अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।